बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डियक साइकिल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड ईसीजी। सो लेट्स स्टार्ट। द कार्डियक साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। Stages of cardiac cycle. Cardiac cycle or heartbeat involves three stages. The first stage is the relaxation phase, that is known as diastole. During the second stage, atria contract. This is known as atrial systole. During the third stage, ventricles contract, and this is known as ventricular systole. डायग्राम में आप तीनों स्टेजेस को देख सकते हैं कार्डियक साइकिल की। ये फर्स्ट स्टेज जो डायस्टली है, ये रिलैक्सेशन फेज है। इसमें बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। चूँकि एट्रिया रिलैक्स्ड हैं तो उनमें ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड आएगा राइट एट्रियम में और ऑक्सीजनेटेड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब जब ब्लड आ जाएगा एट्रिया में दोनों में, तो वहाँ से इट फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स। 80% of the blood flows into the ventricles before the atria contract. During the second stage, that is atrial systole, both the atria contract and blood flows into the ventricles. During the third stage, both the ventricles simultaneously contract and blood is pumped into the pulmonary trunk and into the aorta. ये तीनों स्टेजेस जो होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं और ये कार्डियक साइकिल चलता रहता है। हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स क्या होती हैं? दीज आर द लब डब साउंड्स ऑफ द हार्ट हर्ड विद द स्टेथोस्कोप। ये साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स विच आर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दीज वॉल्स लब साउंड इज प्रोड्यूस। हम जानते हैं कि एवी वॉल्स जो होती हैं या जो भी वॉल्स हैं हार्ट में, वो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को, ताकि यूनिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ब्लड की मेंटेन की जा सके। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, एवी वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, उनकी क्लोजर की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब वेंट्रिकुलर सिस्टली एंड होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहे हैं तो इस चीज़ का इम्कान है कि पल्मोनरी ट्रंक से और एओर्टा से ब्लड बैक फ्लो हो जाए इनटू द वेंट्रिकल्स। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो देयर इज क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स विच प्रोड्यूस द डब साउंड। और ये लब डब साउंड्स को हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन। अब हार्ट की एक्साइटेशन कैसे होती है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे और पंप करे ब्लड को विद इन द बॉडी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइनस नोड विच इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द एट्रिया। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती हैं, कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट पंप करता है। एसए नोड या साइनस नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये इम्पल्सेस जनरेट करता है। वो इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं इंटरनोडल पाथवेज के ज़रिए, जाती हैं एवी नोड की तरफ। एसए नोड में, एवी नोड में स्पेशलाइज्ड फाइबर्स हैं, कार्डियक फाइबर्स हैं, जो कि उनको इम्पल्सेस को कैरी करती हैं एसए नोड से एवी नोड की तरफ। फिर एवी नोड से अराइज करता है एवी बंडल। वहाँ से एवी बंडल डिवाइड होता है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। ये फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस देते हैं जिन्हें परकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। फ्रॉम एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड एंड दे ट्रेवल टू द एट्रिया। ये एट्रियल फाइबर्स जो होते हैं जाके एट्रिया को स्टिमुलेट करते हैं और इंटरनोडल पाथवेज के ज़रिए एवी नोड तक भी इम्पल्सेस जाते हैं। फिर एवी नोड से एवी बंडल में, लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल ब्रांच, और वहाँ से परकिंजे फाइबर्स में। परकिंजे फाइबर्स फिर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करते हैं, एक्साइट करते हैं और फिर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। एसए नोड इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब एसए नोड को पेस मेकर क्यों कहा जाता है हार्ट का? पेस का मतलब है रेट, स्पीड। अब जिस रेट पे एसए नोड फायर कर रहा है, इम्पल्सिस जनरेट कर रहा है, उसी रेट पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हार्ट का रेट भी वही होगा, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। एसए नोड्स सेंड आउट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस टू मस्कुलेचर ऑफ एट्रिया एंड एवी नोड। मैं आपको बता चुका हूँ। इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड टू एट्रियल मस्कुलेचर और फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? इम्पल्सेस जाएंगे एसए नोड से एवी नोड में,
एवी नोड से एवी बंडल ऑफ हिस, वहाँ से पकिंजे फाइबर्स जाएंगे, मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट या एक्साइट करेंगे और वहाँ फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जब तक नहीं होगी हार्ट की तब तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हैं वो हार्ट में हो रहे हैं, इनको जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ईसीजी कहा जाता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। सो व्हाट इज ईसीजी? इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द हार्ट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इज नोन एज ईसीजी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द हार्ट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू डायग्नोज कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज इन द रिदमिसिटी एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में, इंटरनोडल पाथवेज में, एवी बंडल ऑफ हिस वगैरह में कहीं भी कोई अबनॉर्मेलिटी आए या हार्ट की रिदमिसिटी में कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई है तो ईसीजी की मदद से हम लोग आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। ईसीजी अब कैसी होती है नॉर्मल, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ईसीजी नॉर्मल में 3 कर्व्स होते हैं इंपॉर्टेंट, या 3 वेव्स होती हैं। ये पी वेव सबसे पहले, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और उसके बाद है टी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टली विच इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS complex represents ventricular systole and T wave represents atrial or ventricular diastole which is the relaxation phase। अब जो अब ये नॉर्मल ईसीजी है, अब नॉर्मल ईसीजी के जब होगी तो इसका मतलब है हमारे पास एबनॉर्मेलिटी है कोई ना कोई हार्ट में। किसी में टी वेव इन्वर्टेड होती है, किसी में एसटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है, किसी एबनॉर्मेलिटी में पी वेव इज इन्वर्टेड। तो इस तरह की ईसीजी की मदद से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ को। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है उसमें एसटी एलिवेशन हो जाती है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एलिवेट हो जाती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। इस तरह हम लोग ईसीजी से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को भी डायग्नोज कर सकते हैं। Artificial pacemaker. We know that SA node is the pacemaker of the heart. If there is any abnormality in the SA node or flow of electrical impulses is blocked, impulses generated by the SA node are weak, or AV pathway is blocked, we need an artificial pacemaker which can electrically stimulate the heart. It is an battery operated apparatus which can electrically stimulate heart through the atrial lead and ventricular lead। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है हम लोग इसकी मदद से भी फिर हार्ट को एक्साइट कर सकते हैं ताकि हार्ट पंप करता रहे और ब्लड की फ्लो होती रहे पूरी बॉडी में। ब्लू बेबीज़, व्हाट आर ब्लू बेबीज़? इसकी रीज़न जो होती हैं वो फेलियर ऑफ इंटरएट्रियल फोरामेन टू क्लोज और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। What is interatrial foramen? It is an opening between the right atrium and left atrium of the developing fetus। जब fetus की development हो रही होती है तो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है और हार्ट ने सिर्फ पूरी बॉडी में पंप करना होता है ब्लड को, लंग्स की तरफ इसने नहीं करना होता, क्योंकि लंग्स जो होते हैं फीटस के वो 7 मंथ तक काम करने के काबिल नहीं होते। उसके बाद सर्फेक्टेंट उसके पास इनफ हो जाता है और फिर लंग्स इन्फ्लेट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर पाते लंग्स ऑक्सीजनेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं करवा सकते। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के लेवल पे होती है और हार्ट में जो ब्लड आ रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ही आता है और हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिर्फ बॉडी में पंप करना होता है। तो ऐसे में राइट एट्रियम से डायरेक्टली ब्लड चला जाता है लेफ़्ट एट्रियम में भी, और लेफ़्ट से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में चला जाता है। अब ये हो गया इंटर एट्रियल फोरामेन। और पेट जब ग्रोथ हो जाती है, बेबी पैदा हो जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है तो इंटरएट्रियल फोरामेन क्लोज हो जाता है, एडल्ट्स में क्लोज होता है और बोथ द एट्रिया आर कम्प्लीटली सेपरेटेड। इसी तरह डक्टस आर्टरियोसिस जो होता है वो भी डेवलपिंग फीटस में एक डक्ट होती है जो कि ये पल्मनरी ट्रंक, पल्मनरी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान ये डक्ट होती है, ताकि जो ब्लड एट्रिया से राइट से लेफ्ट एट्रिया में डायरेक्ट नहीं जा सका और राइट वेंट्रिकल में आ गए तो जाहिर है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, वहाँ से लंग्स में तो जा नहीं सकता, तो वहाँ से डायरेक्टली डक्टस आर्टरियोसिस के ज़रिए चला जाएगा आर्च ऑफ एओर्टा में, वहाँ से ये पूरी बॉडी में फिर ब्लड जाएगा। अगर ये दोनों डक्टस आर्टरियोसिस और इंटर एट्रियल फोरामेन दोनों ओपन रह जाएं तो क्या होगा एडल्ट्स में?
क्योंकि एडल्ट में तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में होता है डिफरेंट ब्लड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड। अगर मिक्सिंग हो जाए ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो होंगी वो पूरी नहीं होंगी, और जो हीमोग्लोबिन होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कलर होता है पर्पलिश या ब्लूइश रेड होता है। तो उस डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से जो होगा, बेबी की स्किन पे आपको ये ब्लूइश सा टिंट नज़र आएगा। इसे हम लोग कहते हैं ब्लू बेबीज़। ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, इस बेबी इसे साइनोसिस हुआ पड़ा है, जो कि ब्लूनेस ऑफ द स्किन होती है, इसे हम लोग ब्लू बेबीज़ कहते हैं।